जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कर रहे हैं और फ्रेंड्स जिस टॉपिक से आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट डेट में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग एक एक पार्ट में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव का मुकाबला करने के लिए सन 1894 में किस संगठन की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, आपको डेट याद रखना है क्योंकि डेट अधिक पूछा जा रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछे गए थे उसको भी मैंने लिया है। तो आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नेटाल भारतीय कांग्रेस का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। और आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, हम लोग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए चलेंगे क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप बोलेंगे नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी थे। स्थान दक्षिण अफ्रीका, आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए, इसके जो पहले अध्यक्ष थे अब्दुल्ला हाजी आदम झवेरी, जिसको आप दादा अब्दुल्ला बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह आपको क्या है, बहुत से ऑप्शन उसमें मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने डेट वाइज रखा है, इसको आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। आप बोलेंगे 2 अक्टूबर 1869 में क्या गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। और फ्रेंड्स, ये जो डेट है 1888 से 1891 में उन्होंने लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। और 1893 में किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान हुए थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो क्वेश्चन यदि पूछेगा फ्रेंड्स कि वह मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो आप बोलेंगे 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की है 1894 में। और डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट आश्रम की शुरुआत कब हुई, तो आप बोलेंगे 1904 में। जीवन का पहला सत्याग्रह यानी एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में किए, तो फ्रेंड्स ये 1906। आपको यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर इसको स्टार लगा लेना है फ्रेंड्स, और 1893 में आपको ध्यान रखना है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंपारण के किसानों की समस्या और गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? यही क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। ओके, राजकुमार शुक्ल जी जो हैं वह महात्मा गांधी जी को निमंत्रण दिए थे और इसका राइट आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स, हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी देखते हुए चलेंगे। यहां पर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें 1909 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज लिखे। क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स हिंद स्वराज उन्होंने कब लिखे, तो आप बोलेंगे 1909 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार लगा लेना है, जिसे अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स 23 अगस्त को अंतरिक्ष जो दिवस है उसको मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था आपके जो शिफ्ट में पहला शिफ्ट था 18 का। तो यहाँ पर डेट भी हम लोग देखेंगे। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया था, तो आप बोलेंगे 9 जनवरी को। इसके बाद 1917 इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको स्टार लगा लेना है। चंपारण सत्याग्रह डेट पूछेगा तो आप बोलेंगे 1917। तो फ्रेंड्स, भारत में गांधी जी का यह पहला सफल सत्याग्रह रहा। बिहार के किसानों को नील की खेती यानी 3 कठिया पद्धति से मुक्त दिलाए थे उन्होंने। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, जबकि अहमदाबाद मिल हड़ताल है 1918 में हुआ था। सूती मिल मजदूरों के बोनस के लिए पहली बार भूख हड़ताल किए थे। तो यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1918, आपको डेट याद रखना है। गुजरातों के किसानों का लगान माफ करने के लिए संघर्ष किया। तो फ्रेंड्स, ये जो फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फैक्ट्स वाइज भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो आप बोलेंगे 1919 में। तुर्की के खलीफा के समर्थन में और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या है, आंदोलन किए थे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप रिवाइज कीजिए। आप बोलेंगे हिंद स्वराज कब लिखे, तो 1909 में। गांधी जी कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और खिलाफत आंदोलन 1919 जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। गांधी जी ने केवल किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी भाग लेने के लिए
लंदन गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें पूछ रहा है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे भैया जी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सम्मेलन। वेरी वेरी आपको स्टार लगा लेना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिए थे। अब हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आप बोलेंगे फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में शुरू किया गया, इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मुख्य था। तो असहयोग आंदोलन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? 1920 में। चौरी चौरा कांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1922। याद रखिए 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। और फ्रेंड्स इसमें क्या था कि हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ? तो 1924 में। गांधी जी की पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष बने थे। बेलगाम अधिवेशन में 1924 आपको डेट याद रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी तक यात्रा किए थे। डेट क्या है? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल। फ्रेंड्स मैंने आपको क्या है, मैं आपको डेट बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से डेट उसमें दिए गए थे। गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे तो 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे लंदन गए थे। पूना पैक्ट 1932। एरवदा जेल में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के आरक्षण को लेकर समझौता हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ? तो आप बोलेंगे 1932। एक बार रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, बेलगाम अधिवेशन 1924, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? आपको स्टार लगा लेना है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ जाए। तो यहां पर आप बोलेंगे जो गांधी जी ने करो डू और डाई, करो या मरो का नारा जो आंदोलन फ्रेंड्स नारा दिए थे, यहां पर राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया जी 1942 में। वेरी वेरी आप स्टार लगा लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिए थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम बड़ा युद्ध छेड़ा और करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था। सत्य के प्रयोग फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि गांधी से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उनसे फ्रेंड्स जो पत्रिका है पुस्तक है वे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप बोलेंगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी रचना है? तो बोलेंगे गांधी जी की क्या है? यह आत्मकथा है। हिंद स्वराज 1909 में, इसमें उन्होंने स्वराज और आधुनिक सभ्यता की व्याख्या किए थे। मेरे सपनों का भारत यानी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, भारत के भविष्य पर उनके विचार हैं। उनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं जिनमें यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स ये आपको डेट याद रखिए। और गांधी जी के यहाँ कुछ आश्रम है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। कोचराब आश्रम 1915 भारत में पहला आश्रम था जो कि अहमदाबाद में था। एक बार रिवाइज कीजिए आप। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, उसी में फ्रेंड्स करो या मरो का उन्होंने नारा दिया था। जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है इन्हीं का क्या है? आत्मकथा है। हिंद स्वराज 1909 में लिखे थे। मेरे सपनों का भारत क्या है? भारत के भविष्य में इनका विचार था। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हो जाती हैं। और आगे बढ़ेंगे आप, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है और स्टार लगा लेना है। तो जो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुआ था आप बोलेंगे 1936 में। क्या बोलेंगे आप? 1936 में इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखिए। और कहां पर? तो महाराष्ट्र के वर्धा के पास। क्वेश्चन घुमा फिराकर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे और आपको डेट भी याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो साबरमती आश्रम जो कि फ्रेंड्स 1917 में बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साबरमती नदी के किनारे, आपको डेट याद रखिए 1917। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेवाग्राम आश्रम 1936 महाराष्ट्र के वर्धा में। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में उनकी जीवन यात्रा समाप्त हुई। तो इनका क्या है? इनका आपको डेट याद रखना है। डेथ जो हुआ था 30 जनवरी 1948। क्या बोलेंगे आप? 30 जनवरी 1948। इसके बाद कुछ उपाधियां और इनका देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग नाम।
जो यहाँ पर देखेंगे आप, महात्मा इनको किसने बोला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किए थे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता बोला। महात्मा किसने बोला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने। बापू साबरमती आश्रम के शिष्यों और पंडित नेहरू द्वारा उन्हें प्रेम से बापू कहा जाता था और कहा जाता है भी। अर्धनत फकीर किसने बोला? तो यहाँ पर ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। क्या है? इसने ही इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर डेट याद रखना है। साबरमती आश्रम 1917 और सेवाग्राम आश्रम 1936। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में उनका क्या है, डेथ हुआ था। और यहाँ पर महात्मा, राष्ट्रपिता, ये किसने बोला? तो यहाँ पर आपको स्टार लगा लेना है और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवन संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे? तो आप बोलेंगे 1932 में। क्या बोलेंगे आप? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना इन्होंने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है फ्रेंड्स। यहां पर वन मैन बाउंड्री फोर्स, जो माउंटबेटन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने की उनकी शक्ति का देखकर यह नाम दिया था। तो जो माउंटबेटन है, इसने क्या बोला था गांधी जी को? वन मैन बाउंड्री फोर्स। आपको ध्यान रखने कौन? तो माउंटबेटन। यहां पर देखेंगे कुछ इनके इंपॉर्टेंट जो इन पर प्रभाव था किसी व्यक्तियों का। तो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप बोलेंगे गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसके बाद आध्यात्मिक गुरु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। तो राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल जो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर जो टीचर थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। जबकि आध्यात्मिक गुरु टॉलस्टॉय और रामचंद्र जी, जिसको रायचंद्र भाई बोलते थे, के विचारों से ये बहुत प्रभावित थे। जबकि इनका पसंदीदा भजन जो है वैष्णव जन तो तेने कहिए था, जो जिसे नरसिंह मेहता ने लिखा था। क्या बोलेंगे आप? वैष्णव जन तो तेने कहिए, नरसिंह मेहता ने लिखा था। और यहाँ पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलेंगे क्या? 2 अक्टूबर को। हरिजन उत्थान की बात करेंगे तो 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना और छुआछूत के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किए थे। तो यहां पर आपको डेट याद रखना है। और चलेंगे फ्रेंड्स हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सभी इंपॉर्टेंट है और जितना फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट हो जाता है, क्योंकि पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा शिक्षा योजना का प्रस्ताव किस वर्ष, क्या बोलेंगे आप, किस वर्ष पेश किए थे? तो ये भी आपको डेट याद रखना है। यहां पर जो वर्धा शिक्षा योजना का प्रस्ताव उन्होंने रखा था 1937 में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट है आंसर है 1937। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर लगाइए। और चलते हैं हम लोग फैक्ट्स पर। तो यहां पर वर्धा योजना 1937 में उन्होंने शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का विचार दिया, जिसमें कौशल विकास पर जोर था। खादी का प्रचार की यदि बात करेंगे तो गांधी जी ने आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाया। गांधी जी को भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई बार जेल भी जाना पड़ा था। और भारत में उनकी सबसे महत्वपूर्ण जेल यात्रा यरवदा जेल, जो कि पुणे में है। क्वेश्चन पूछा गया है यरवदा जेल कहां है? तो आप बोलेंगे भैया जी पुणे में है। और आगा खां पैलेस जो कि पुणे में ही है, जहां उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के क्या है दौरान उनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है वर्धा योजना 1937। आगे बढ़ेंगे यहां पर। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कुछ और भी इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे आप प्रवासी भारतीय दिवस, उनके भारत लौटने की याद में 9 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है उनकी पुण्यतिथि की स्मृति में। हालांकि फ्रेंड्स जो दिवस हैं हम लोग एक क्या है एक अलग पार्ट में जितने भी और भी इंपॉर्टेंट है हम लोग अलग करेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने इनसे रिलेटेड है तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट यदि 11 व्रत की बात करेंगे तो उन्होंने अपने आश्रम वासियों के लिए 11 नियमों का पालन करना अनिवार्य था, बनाए थे। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, शरीर श्रम, अस्वाद यानी स्वाद का त्याग, निर्भयता, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी और स्पर्श भावना। ओके,
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट, आपको यहाँ पर रखना है याद। तो यदि नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्या है? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह। फ्रेंड्स आपको बता दें कि संथाल जो विद्रोह है, जिसमें आपको एक क्या था, आपको संथाल विद्रोह का डेट दिया था और एक विद्रोह था आपका जो रंगपुर का विद्रोह था उस वह दिया था। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी टाइप है हम लोग करेंगे। तो आपको याद रखना है जो संथाल विद्रोह हुआ था 1900 क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है 1855 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर लगाइए, संथाल विद्रोह 1855 में। आपको क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आया था 18 के फर्स्ट शिफ्ट में, ध्यान रखिए। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को चलते हैं। तो यहां पर देखेंगे आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है क्या है, सन्यासी विद्रोह के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 चला, जिसमें बंगाल में अंग्रेजी शासन और अकाल के विरुद्ध सन्यासियों का विद्रोह था। यहां पर आपको क्या था फ्रेंड्स, यहां पर फैक्ट्स दिया था, यानी ये जो कंसेप्ट है यह देकर पूछा था। और सन्यासी विद्रोह 1763 आप याद रखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसका वर्णन है किसका, सन्यासी विद्रोह का। कब? 1763 से 1800 तक। जबकि पाइक विद्रोह 1817, ओडिशा में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह था। जबकि अहोम विद्रोह 1828 असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ। जबकि कोल विद्रोह 1831 से 32 तक छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पर डिफरेंस ये फैक्ट्स हैं, इससे इंपॉर्टेंट आपका डेट याद रखिए आप। संथाल विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट 1855 से 56 तक। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में झारखंड और बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बड़ा विद्रोह था। और सबसे महत्वपूर्ण है 1857 का विद्रोह, तो इसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसका वर्णन है। पाइक विद्रोह 1817, अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831 से 1832, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और 1857 का विद्रोह जो था इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किसके द्वारा की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जाते हैं। तो यहाँ पर जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना है किसने किया था, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे आप, राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगाइए इसको। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, इसको डेट भी आपको याद रखना है। नवाब क्या है, सलीमुल्लाह और आगा खां ने किया था। चलिए हम लोग फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे नील विद्रोह। तो यहां पर नील विद्रोह जो था फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, नील विद्रोह में 1859 से 1860 बंगाल के किसानों द्वारा जबरन नील की खेती के विरोध में हुआ था। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में इसका क्या है, वर्णन है। तो आप बोलेंगे जो नील दर्पण है किसने लिखा, तो आप बोलेंगे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नेक्स्ट बढ़ेंगे मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची के दक्षिण में हुआ। इसे क्या है, उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान क्या इसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। प्रमुख संस्थाएं और राजनीतिक आंदोलन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बंगाल विभाजन वेरी इंपॉर्टेंट है 1905, करजन द्वारा बंगाल का बंटवारा किया गया था, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। जबकि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906। फ्रेंड्स आप याद रखिए, बंगाल विभाजन 1905 और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, जिसमें आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा ढाका में किया गया था। गदर पार्टी आप स्टार लगा लीजिए 1913, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना किए थे। कहां पर, अमेरिका में। गदर पार्टी 1913। होम रूल लीग 1916, बाल गंगाधर तिलक और एमी बेसेंट ने स्वशासन की मांग के लिए इसे शुरू किया थे। तो एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं हम लोग। नील विद्रोह 1859 से 1860, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, बंगाल विभाजन 1905, जबकि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906, गदर पार्टी 1913, जबकि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हो जाता है। और नेक्स्ट बढ़ेंगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 10 क्या है,
भारतीय इतिहास में किस अधिनियम को बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून या काला कानून कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या कहा गया था, तो आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे भैया जी इसका जो राइट आंसर जाता है वो होता है रॉलेट एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून बोलते हैं। और हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे यहां पर। तो नेक्स्ट देखेंगे रॉलेट एक्ट 1919, डेट याद रखिए। इसे ही काला कानून कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर ने अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोलियां क्या है चलाने का आदेश दिया था। स्वराज पार्टी 1923, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। साइमन कमीशन 1927, आपको याद रखिए 1927 1928 संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए भारत आया था और जिसका साइमन गो बैक के नारे के साथ विरोध हुआ था। आजाद हिंद फौज 1942, इसकी नींव रास बिहारी बोस ने रखी और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका क्या किया था फ्रेंड्स? नेतृत्व किया था। तो यहां पर सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहां बोलेंगे रॉलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, स्वराज पार्टी 1923 में बना, साइमन कमीशन 1927 में, आजाद हिंद फौज 1942 में हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे यहां पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आप बोलेंगे जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था वो हुआ था 1828 में। ध्यान रखिए आप 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। आप राइट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर बी और आगे बढ़िए। आगे देखेंगे हम लोग। तो यहां पर आप बोलेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक सुधार के लिए था। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हुआ था और वेदों की ओर लौटो इसमें क्या था? नारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन पर आप स्टार लगाइए 1897, स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने गुरु की स्मृति में स्थापित था। तो ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट बढ़ेंगे यहां पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फ्रेंड्स नेशनल पार्क से आपको क्वेश्चन दिया था इस टाइप के, यानी फ्रेंड्स जैसे यहां पर आपके क्या है, यहां पर आपके जो आंसर है यहां पर क्या है स्टेट दिया था, आपको मिलान करने के लिए दिया था राष्ट्रीय उद्यान से। तो 100% आपके नेक्स्ट डेट में भी इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहां पर आप देखिए जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है। तो यहां पर ध्यान रखिए आप सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप बोलेंगे भैया जी इसका जो राइट आंसर क्या जाता है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। और नेक्स्ट बढ़ेंगे यहां पर देखेंगे हम लोग फैक्ट्स। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो आप बोलेंगे उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए आप सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। दाचीगाम जम्मू और कश्मीर में। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। तो इसमें आपको स्टार सबके सब लगा लेना है, सब के सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां होता है? तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे देखेंगे जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स यदि मैं हर क्वेश्चन को एमसीक्यू बनाऊं तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने फ्रेंड्स एक छोटा क्लास हो पर बेटर क्लास हो इसलिए मैं क्या है ऐसे क्लास को डिजाइन किया है मैंने कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके, आप लोग का रिवीजन हो सके। तो यहां पर आप देखेंगे जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और यहां पर जो फ्रेंड्स बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में हो जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, जबकि इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। तो यहां पर सबके सब इंपॉर्टेंट है। और बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ेंगे यहां पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है यहां पर 14 क्या बोल रहा है। तो भारत की कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेरों के एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे जो इसका राइट आंसर है वह गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे यहां पर।
तो आगे देखेंगे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राजस्थान में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव क्या है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का भी राजस्थान में है। तड़ोबा भी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ महाराष्ट्र है, तो क्या कहता है, तड़ोबा जो है महाराष्ट्र में, जबकि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में हो जाता है। तो यहाँ पर सबके सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वह झारखंड में है। आपको ध्यान रख लेना है, क्या बोलेंगे आप, झारखंड में जाता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, स्टार लगा लीजिए आप। मानस भी असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। एक बार देखिए, काजीरंगा असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, वाल्मीकि बिहार में, बेतुला झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, केबुल लामजाओ मणिपुर और नामदफा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अब बोलेंगे कर्नाटक में। नागरहोल जो कि राजीव गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, कर्नाटक में। साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी बोला जाता है, केरल में है, क्या बोलेंगे आप, साइलेंट वैली केरल में है, जबकि नागरहोल जो है कर्नाटक में है। पेरियार जो है वह केरल में हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, क्या बोलेंगे आप, पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मुदुमुलाई तमिलनाडु में है और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि कैपवेल राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार में है। साउथ बटन आइलैंड जो राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान और निकोबार, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है, क्या, साउथ बटन आइलैंड। और नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे आप, नेक्स्ट है पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, आपको क्या है क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया था, 4 ऑप्शन थे। तो यहां पर आप बोलेंगे जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वो क्या था, वह था आपका कलपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा जो है तमिलनाडु में है, वह क्या है, वह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाता है। और आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे सभी जो आपके हैं, जैसे तारापुर की बात करें तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसे 1969 में अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। आपको ध्यान रखिए, भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है, तो तारापुर हो जाता है। ओके क्या जाता है, तारापुर हो जाता है। और यहां पर चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पर। तो फ्रेंड्स यहां पर जो हम लोग बात करेंगे यदि रावत भाटा की, तो जो रावत भाटा है राजस्थान परमाणु केंद्र इसको नाम से जाना जाता है। तो यह राजस्थान में है, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है और कनाडा के सहयोग शुरू किया गया था। यदि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तमिलनाडु में है, यह रूस के सहयोग से बना है और उत्पादन क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है। कलपक्कम जो कि मद्रास में है तमिलनाडु, यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला संयंत्र है। यदि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो कर्नाटक में है, यह काली नदी के किनारे स्थित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे यहां पर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है, तो जो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे यह मध्य प्रदेश में जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लगाइए, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर कुछ हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जाते हैं, जिसमें नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में है। यह बुलंदशहर जिले में गंगा नदी किनारे स्थित है। जबकि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, यह ताप्ती नदी किनारे सूरत के पास स्थित है। जबकि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा, यहां पर क्या होता है, फतेहाबाद जिले में निर्माणाधीन है। फ्रेंड्स यह क्या है, इसका निर्माण हो रहा है। जबकि चुटका मध्य प्रदेश में यह प्रस्तावित है। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है, यह फ्रांस के सहयोग से प्रस्तावित है, जो कि पूरा होने पर दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक होगा। ध्यान रखिए ये सब प्रस्तावित है। जबकि कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश में बनेगा।
और मीठीवर्दी परमाणु ऊर्जा जो है गुजरात में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि इसकी संचालन की बात करते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो आप बोलेंगे भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और परमाणु ऊर्जा आयोग इसकी स्थापना 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया गया था। उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का भी जनक कहा जाता है। और यदि यहाँ पर देखेंगे यूरेनियम, तो परमाणु संयंत्रों में मुख्य रूप से यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और भारत में यूरेनियम का मुख्य खदानें जादूगुड़ा जो कि झारखंड में है। थोरियम, भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार है जो मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्रों के मोनाजाइट मिट्टी में पाया जाता है। तो थोरियम कहाँ है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्रों में हो जाता है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन 18 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो फ्रेंड्स जो जैव मंडल है उससे भी क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर जो हो जाता है कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह है डिब्रू सेखोवा जो कि असम में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो है वह डिब्रू सेखोवा है जो कि असम में जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर लगाइए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। यूनेस्को सूची में शामिल है। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में होता है। नोकरेक मेघालय में है। गारो पहाड़ियां पर स्थित है। मानस असम में है। डिब्रू सेखोवा असम में है। भारत का छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास स्थान के रूप में पाए जाने वाला सुंदरवन भारत किस राज्य में है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल में जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट यदि पॉइंट्स का, तो यहाँ पर जो दिहांग या दिबांग है तो अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सिमिलीपाल उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में यह आया था, ध्यान रखिए। और अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। यह यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला नवीनतम क्षेत्र है, आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर देखेंगे आप कच्छ का रण गुजरात में, यह भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आंशिक क्षेत्र है। यदि दक्षिण भारत की बात करते हैं तो नीलगिरी तमिलनाडु केरल और कर्नाटक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाता है आपका तमिलनाडु, यहाँ पर फ्रेंड्स केरल, यहाँ क्या है कर्नाटक, यहाँ पर केरल। तो यह जो है यह भारत का पहला जैव मंडल वाला क्षेत्र था जिससे स्थापना 1886 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिए। यह मतलब 3 राज्यों में है तो इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट होता है। 1986 में इसकी स्थापना हुआ था। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट, जिसमें मन्नार की खाड़ी के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो तमिलनाडु में है, जबकि समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है मन्नार की खाड़ी। यदि अगस्त मलाई की बात करेंगे तो तमिलनाडु और केरल का यह संयुक्त हो जाता है अगस्त में मलाई। ओके, और यहाँ पर क्या है कुछ और भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। शेषचलम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थापना का फ्रेंड्स यदि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इनका उद्देश्य क्या था, जो हमारा जैव बायोस्फीयर रिजर्व है इसका उद्देश्य प्राकृतिक वनस्पतियों वन्य जीवों और उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा करना है। इसके क्या है 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें एक जैव मंडल में आरक्षित के 3 भाग होते हैं, जिसमें एक कोर क्षेत्र होता है, यह किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होता इसमें। एक बफर क्षेत्र होता है, यह यहाँ सीमित शोध और शैक्षिक कार्यों की अनुमति होती है। एक संक्रमण क्षेत्र होता है, यह स्थानीय लोग कृषि और निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब आपके परमिशन से यानी आप वहां पर नहीं रह सकते हैं, तो इसमें ये बात कहा जा रहा है। तो कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र हैं जैव मंडल के 3 पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन कंप्लीट हुए और जल्द ही पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे और भी। और क्या है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, पढ़ते रहिए।